नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का ठीकरा योगी गुट शाह गुट पर फोड़ रहा है और शाह गुट योगी गुट पर फोड़ रहा है। घमासान बढ़ता जा रहा है और दोनों गुट आपस में जिस तरह से टकरा रहे हैं, कोई शांति और सुलह की उम्मीद नहीं है। तो क्या पार्टी खत्म होगी? क्या पार्टी को बचाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए संघ आएगा और समझौता कराएगा? और अगर कोई समझौता नहीं होता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार के बाद उसने कितना डैमेज कंट्रोल किया है और अपने आत्मचिंतन में, चिंतन बैठक में, समीक्षा बैठक में उसने कहां तक पार्टी की कमजोर नब्ज को टटोलने में उसे कामयाबी मिली है और उस कामयाबी को किस तरह से चुनाव जीतने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जब बड़ी जीत होती है तो खुद उसका सेहरा लेते हैं। खुद पूरी पार्टी ही नहीं बल्कि संघ और दूसरे दल भी नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारी जीत हुई है। लेकिन जब हार होती है तो नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा इसे मोदी के माथे नहीं मढ़ना चाहता है, बल्कि दूसरे छत्रप जैसे कि योगी के माथे मढ़ा जा रहा है। और यही वजह है कि घात प्रतिघात चल रहा है। और आज भी जिस तरह से अनुप्रिया पटेल के कंधे पर बंदूक रख करके शाह गुट ने योगी गुट पर निशाना बनाया है, उससे यही कयास लगाया जा रहा है कि संकट घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भारी हार होती है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी की चर्चा कहीं दब जाती है और हार की जिम्मेदारी योगी गुट पर डाल दी जाती है, योगी के कद्दावर स्वरूप पर डाल दी जाती है, ताकि योगी गुट को घेरा जा सके और किसी बहाने से योगी को पदच्युत किया जा सके और उन्हें गोरखपुर के मठ में फिर से भेजा जा सके, जैसा कि 2017 के पहले गोरखपुर के मठाधीश थे योगी। तो योगी को खत्म करने की सियासत चली जा रही है शाह गुट की ओर से। और इस सियासत में मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने जब सवाल उठाया है कि ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक अधिकार, उनका आरक्षण ठीक से नहीं दिया जा रहा है, अधिकांश ओबीसी, एससी, एसटी को जितना कि उन्हें आरक्षण मिला है उसके अनुपात में उसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। और जो पद ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है उसे जनरल कैटेगरी से भरा जा रहा है। खास करके ठाकुरों की बहाली की जा रही है ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर। और योगी गुट नरेंद्र मोदी को ठहरा रहा है कसूरवार कि उसकी वजह से टिकट बांटने का काम किसने किया था? अमित शाह ने किया था। पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर टिकट बंटवारे का काम। और जब योगी ने अपनी एक लिस्ट भेजी अपने समर्थकों को लोकसभा में खड़े होने के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए, तो उनके एक भी भेजे गए प्रत्याशी का नाम शाह शामिल नहीं करते हैं।
और ऊंची जातियों के लोगों को, जिसमें क्षत्रिय जाति के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, सिर्फ ब्राह्मण और वैश्य को वरीयता दी जाती है। योगी आदित्यनाथ इसी से खफा हैं और टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह की मनमानी शाह गुट ने चलाई थी, योगी आदित्यनाथ शाह को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। घात प्रतिघात की दिशा में उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ रही है। आत्म समीक्षा, पार्टी के हार की समीक्षा बैठक, विचार मंथन, जो कुछ भी कह लीजिए, यह सब हुआ। और इसी दौरान जब पहली बैठक होती है योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, तो उसमें से 2 उप मुख्यमंत्री गायब होते हैं, जो कि योगी गुट में नहीं हैं, शाह गुट में हैं। शाह ने उन्हें दिल्ली बुला लिया या फिर अपनी मर्जी से वह दिल्ली चले गए और दिल्ली दरबार में बैठ करके यह योजना बनाने लगे कि योगी गुट को कैसे धराशायी किया जाए। और उस योजना को बजाबता देखा जा सकता है जब चारों तरफ से योगी पर प्रहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में काम नहीं आई, लाभार्थी योजना भी काम नहीं आई। गरीबों को अमीर बनाने की जो घोषणा करवाई गई थी नीति आयोग से कि 24 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल करके उन्हें अमीर बनाया गया है, और उसमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के हैं। यह बात भी निचले स्तर तक नहीं पहुंच सकी और ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं ने जिस तरह से 2019 और 14 में वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हासिल कराई थी, उसमें कटौती कर लिया। खास करके ओबीसी और दलित मतदाताओं ने संविधान बचाने के नाम पर इस बार जो वोटिंग हुई है वह पीडीए और अखिलेश के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को सीटें गई हैं और वोट गए हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अगर 33 सीटें मिली हैं संविधान के तूफान के साथ, तो उसे संतोष करना चाहिए कि कुछ तो मिला। मतलब अभी समझा जा सकता है कि दलित और ओबीसी समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परंपरागत रूप से मोदी भक्त बने हुए हैं और उन्हें मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि आधे से अधिक मोदी समर्थक जो ओबीसी, एससी, एसटी के थे वे बिखर चुके हैं और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली के सिंहासन का रास्ता क्लियर होता है, और इस बार उत्तर प्रदेश ने जब भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे दिया है तो उसकी लंगड़ी सरकार, आधी अधूरी सरकार, काम चलाऊ सरकार, या यूं कहें वैसाखियों की सरकार बनी है। और ऐसी वैसाखियों की सरकार कितने समय तक चलाई जा सकती है, इसकी समय सीमा, एक्सपायरिंग डेट कब है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। महीने भर के अंदर भी सरकार जा सकती है। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक करके, जनता दल यू की कार्यकारिणी की बैठक करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को घेरने का काम किया, इसे गोदी मीडिया छुपा रहा है। कोई नई मांग नहीं की गई है, वही मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उड़ीसा अलग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है और आंध्र प्रदेश भी विशेष राज्य के दर्जे में अपना नाम दर्ज कर चुका है। और आंध्र प्रदेश की बैसाखी कहीं बिहार की बैसाखी से ज़्यादा बड़ी है। टीडीपी के 16 और 2 अन्य 18 सांसद हैं नायडू के, और नायडू जिस मजबूती के साथ नई राजधानी बनाने के लिए फंडिंग चाहते हैं और आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए पैकेज दर पैकेज की मांग कर रहे हैं,
क्या इन तीनों राज्यों उड़ीसा, आंध्र और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मजबूरी में आकर के नरेंद्र मोदी को देना पड़ सकता है, तो क्या अन्य राज्यों से ऐसी मांग नहीं उठेगी? क्या उत्तर प्रदेश बिहार से कम गरीब है? और अगर उत्तर प्रदेश से ऐसी मांग उठती है विशेष राज्य का दर्जा बनाने के लिए, तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जो 33 सीटें मिली हैं, इस पर भी डेंट लग जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आपसी कलह सड़क पर आ गया है और आरएसएस को बीच बचाव करने की नौबत आ गई है और आरएसएस मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और योगी के साथ दिखाई दे रहा है, तो इससे यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार के बीच एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें अगर संघ आकर के भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए सक्रिय पहल नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कल यानी 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आरएसएस चाहता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी संघ समर्थक सांसद हैं और सांसदों से इतर जितने भी कद्दावर नेता हैं, भले ही उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, वे सभी संघ का समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी का खेमा अलग हो जाएगा और संघ के साथ बहुत से सांसद, बहुत से नेता आ जाएंगे जो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं और नाराज होने की वालों की एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है। तो संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमा करके भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से खड़ा करे और संघ का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बने और जब चुनाव हो तो चुनाव में जीत करके या मध्यावधि चुनाव हो तो उसमें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के किसी पदाधिकारी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और इसका संकेत आरएसएस प्रमुख ने कुछ समय पहले ही दे दिया था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को अहंकारी कहा, तानाशाह कहा और संविधान को न समझ करके संविधान के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहल की थी उसके लिए मोदी को लताड़ा था। और जिस तरह जिस ठसक के साथ मोदी जी राजनीति करते हैं, सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाते हैं, अपना चेहरा ऊंचा करना चाहते हैं, अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं, यह सब आरएसएस को पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर अपने को भगवान का दूत या खुद भगवान से बड़ा, ईश्वर से बड़ी छवि के रूप में अगर अपने को पेश करते हैं तो उसे आरएसएस नहीं पसंद करता है, उसे हिंदू समाज भी नहीं पसंद करता है, उसे साधु संत से लेकर के शंकराचार्य तक नहीं पसंद करते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के आज की तिथि में दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं और दोस्त कम, और ऐसे दुश्मन जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही हैं। और अगर ये दुश्मन सिर उठा रहे हैं और इनके सिर को कुचलने का काम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन लोटस के तहत शाह अगर कुछ इंतजाम नहीं करते हैं तो नरेंद्र मोदी को और शाह को एक ऐसा भी समय आ जाएगा जब भागवत की टीम इन्हें गुजरात वापस भेजने के लिए मजबूर कर देगी और उस दिशा में संघ काम करना शुरू भी कर दिया है। योगी के कंधे पर संघ का हाथ है, योगी के सिर पर संघ का हाथ है, इसलिए योगी झुक नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी और शाह से। योगी को पता है कि 2024 की बड़ी हार से मोदी टूट चुके हैं और शाह का वह जलवा नहीं रहा है जो 303 सीटें पाने पर हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी जब बुलंदियों पर होती थी और ऑपरेशन लोटस की चलती थी, आज वैसी स्थिति नहीं रह गई है। तो
तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस तरह से अखिलेश और राहुल की दो लड़कों की जोड़ी ने काम किया और संविधान का मुद्दा जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उछाला था, इसके तमाम नेताओं ने उछाला था कि हमें 400 पार सीट दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। इस मुद्दे को उठा करके भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी ने किया है, उसकी वजह से संघ में खलबली है, भारतीय जनता पार्टी में खलबली है और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी के समर्थकों अंधभक्तों में खलबली है कि कहीं यही वजह ऐसी न हो जाए कि नरेंद्र मोदी को नायडू नहीं, नीतीश नहीं, बल्कि भागवत ही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकें और मध्यावधि की स्थिति ला दें चुनाव की। और अगर मध्यावधि स्थिति नहीं आती है तो आरएसएस चाहता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का कमान और भारत सरकार का कमान यानी रिमोट उसके हाथ में हो और उसी रिमोट से राज करे, जैसे सोनिया गांधी ने 10 सालों तक किया था नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के दौरान। तो आरएसएस की सोच है भारतीय जनता पार्टी को बताना। और आरएसएस की एक और बात है जो कि गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। आरएसएस का कहना है कि हिंदुत्व का मुद्दा ढंग से नहीं उठाया गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बड़ी हार हुई है। आरएसएस चाहता है कि पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाए, जबकि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के मुद्दे से विचलित हो रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं और उनके अंदर राजनीतिक चेतना फूंकने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है, इसलिए अब धर्म का मुद्दा प्रभावी नहीं हो सकता है। तो आरएसएस लेकिन इस बात को नहीं समझ रहा है। आरएसएस सिर्फ अपने एजेंडे को चलाना चाहता है कि हिंदुत्व का मुद्दा गरमा करके फिर से सरकार बनाई जाए और हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को जाना जाए, मनुस्मृति लागू की जाए, संविधान को हटाया जाए, तिरंगा हटाया जाए और आरएसएस का झंडा फहराया जाए। आरएसएस हार के बाद भी सीख नहीं ले रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं और उनका यही झुकना आरएसएस को पसंद नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ने मिल करके नरेंद्र मोदी को हराने का काम किया है, और याद रहे कि यही पीडीए के लोग लाभार्थी भी हैं, यही पीडीए के लोग नरेंद्र मोदी के अंधभक्त भी थे लंबे समय तक। लेकिन अब अंधभक्ति त्याग चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि उन्हें गरीब से गरीब बना करके और उस गरीबी से निजात पाने के लिए नौकरियां न दे करके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न खड़ा करके 5 किलो राशन दिया जा रहा है। और इस 5 किलो राशन के रहस्य को गरीबों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने समझ लिया है कि 5 किलो राशन लेते रहेंगे तो नौकरियां नहीं मिलेगी और हमें राष्ट्र की मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हो सकता है कि नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में 5 किलो राशन बंद कर दें, और अगर ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि जो उन्हें 33 सीटें आई हैं उनके लिए भी लाले पड़ जाएंगे। और इसका पता थोड़े दिनों में ही चल जाएगा जब 10 सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा से 10 प्रत्याशी जो जीत करके लखनऊ पहुंचे थे, वे 10 सांसदी का इलेक्शन लड़े 2024 का, और उसमें से कई जीते भी, कई हारे भी। लेकिन पद तो रिक्त हो चुका है और उस रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, और पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार के लिए कितना सीख लिया और किस तरह से भरपाई कर रही है और उस भरपाई का असर क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, इसलिए
पहले योगी को पर प्रहार करके उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को 300 या 303 या कुछ भी सीटें ज़्यादा आई होती तो अब तक हटा दिया गया होता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से, लेकिन 240 पर आकर के अटक गए और अब बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड को और उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता हासिल करने की एक बड़े कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट कैसे हराया जाए, इसके लिए वह अपने लोगों से वार करा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जैसे छत्रप से वार करा रहे हैं और अन्य तरह से भी योगी को घेरने का काम कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की यह रणनीति कामयाब होती है, वैसे संघ नहीं कामयाब होने देगा, योगी आदित्यनाथ भी नहीं कामयाब होने देंगे, क्योंकि वह इनके राजनीतिक विरासत को ही खत्म कर देना चाहते हैं। और कोई भी नेता आज की तिथि में ऐसा नहीं है जो अपनी राजनीतिक विरासत को खत्म होते हुए देखें। अलबत्ता योगी गुट, शाह गुट को परास्त करने के लिए रणनीतियां बना रहा है और वह भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहा है। दोनों गुट एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार कौन की आवाज उसी दिन से उठने लगी है जब चुनाव के तुरंत बाद समीक्षा बैठक किया था लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ, और उसमें से केशव मौर्य और पाठक गायब थे। वे आकर के मंत्रणा कर रहे थे शाह से दिल्ली में कि योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है और इन्हें कैसे कुर्सी से हटाया जाए। तो घात प्रतिघात की इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने ही कद्दावर कलेवर को नुकसान पहुंचा रही है, और जब इसका नुकसान होगा तो इसका फायदा फिर सामने वाले को होगा, पीडीए को होगा, अखिलेश और राहुल को होगा। और इस दिशा में अखिलेश और राहुल आगे बढ़ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को की जो 33 सीटें आई हैं इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है और पूरा पीडीए परिवार को कैसे अपने फेवर में लाया जा सकता है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के लोग भी चिंतन मंथन कर रहे हैं। और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव कर चुके हैं और उनके साथ राहुल गांधी जिस मजबूती से खड़े हैं, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को 2027 जीत पाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संग्राम से भारतीय जनता पार्टी खुद ही खत्म हो रही है। और जिस तरह से पीडीए और कांग्रेस सशक्त हो रहा है, इससे यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है। और इस प्रक्रिया को आरएसएस नहीं देख पा रहा है, बेचैन है कि उसका हिंदुत्व का मुद्दा पिछले 10 सालों में गरमाया नहीं और हिंदू राष्ट्र बना नहीं। इस वजह से नाराज भागवत मोदी और योगी को एक करना चाहते हैं और संघ परिवार बीजेपी परिवार के संकट को सुलटाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या दोनों गुट जो एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हैं, वे दोनों एक हो करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर उन्मुख कर पाएंगे? समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।